बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमने क्लासिफिकेशन शुरू की थी। तो लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स तीन टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड्स की कुछ खुसूसियात भी पढ़ ली थी हम लोगों ने कि सादा किस्म के शुगर होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इन कार्बोहाइड्रेट्स का जायका मीठा होता है, आसानी से पानी में हल होते हैं। ये खुसूसियात हम लोगों ने पढ़ ली थी। और ये भी पढ़ा था कि नेचर में मोनोसेक्राइड्स में कार्बन एटम की तादाद 3 to 7 होती है, फ्राम 3 to 7। और उनको हम क्या कहते हैं वो भी हमने पढ़ा था कि ट्राइओसिस, अगर 3 कार्बन हों और अगर 4 कार्बन रखते हों तो उन्हें टेट्रोसिस, और अगर 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स हों तो उनको पेंटोसिस लिखते हैं। और अगर 6 कार्बन एटम्स हों तो उन्हें हेक्सोसिस लिखा जाता है। और अगर 7 कार्बन एटम्स रखते हों तो उन्हें आप लोग हेप्टोसिस लिखते हैं। अब ये ट्राइओसिस जो है, ये इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, जो एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक एल्डो शुगर है, दूसरा कीटो शुगर है। दे आर इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये इम्पॉर्टेंट किस्म के कंपाउंड्स हैं जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान एज इंटरमीडिएट दरमियान में प्रोड्यूस होते हैं। और 4 कार्बन एटम वालों को हम लोग टेट्रोसिस कहते हैं। तो टेट्रोसिस वैसे लिखा है कि रेयर इन नेचर, के नेचर में कम पाए जाते हैं, रेयर है, नायाब हैं, बट मे बी प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। पेंटोसिस और हेक्सोसिस ज़्यादा कॉमन किस्म के कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स हैं। पेंटोसिस की 2-3 मिसालें लिखी, जैसे राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, राइबोलोज। और तो डीएनए और आरएनए का नाम आप जानते होंगे। तो आरएनए में राइबोस और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर अक्सर मौजूद होती है। तो ये राइबोस का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाया है। तो इसमें 5 कार्बन एटम 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से फर्स्ट कार्बन एटम एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, CHO ग्रुप, और बाकी हर कार्बन के साथ OH ग्रुप मौजूद है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उनके साथ हाइड्रोजन अटैच किया जाता है। इस तरह से CHO, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH है। ये राइबोस का स्ट्रेट चेन फार्मूला है। ऐसे हेक्सोसिस शुगर की मिसालें लिखी, ग्लूकोज है, जैसे फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये कॉमन हेक्सोस शुगर है। तो इन सब में से कॉमन जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन फार्मूला, जिसमें 6 कार्बन एटम्स, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फर्स्ट कार्बन एटम के साथ एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, दूसरे के साथ तीसरे, चौथे और 5वें, 6ठे कार्बन के साथ सबके साथ OH ग्रुप मौजूद है। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी मुकम्मल करने के लिए साथ H लिखा हुआ है, CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। तो ये ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चरल फार्मूला है, C6H12O6। मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सोल्यूशन। अक्सर औकात जब ये सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद हों, पानी में हाल हुए हों, तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब स्ट्रेट चेन की सूरत में नहीं होता, क्लोज स्ट्रक्चर बना होता है। तो जैसे राइबोस है, राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है राइबोफ्यूरानोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस इज कॉल्ड राइबोफ्यूरानोज। अब ये रिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा ये बना के भी दिखाया। ये कार्बन नंबर 1, ये 5 कार्बन रिंग है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें 5 कार्बन हैं, इसमें 4 कार्बन पर कार्बन और सेंटर में एक ऑक्सीजन होती है। और इस तरह से
CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। असल में अटैचमेंट होती है जो स्ट्रेट चेन फार्मूला में मौजूद थी। कार्बन नंबर 1 की अटैचमेंट होती है सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। जब सेकंड लास्ट कार्बन से उसे जोड़ते हैं, फर्स्ट कार्बन CHO ग्रुप था, तो वो CHO ग्रुप अटैच होगा सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। जो आखिरी कार्बन CH2OH वाला है वो एंड पे लिखा होता है, वैसे ही एज सच। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है राइबोफ्यूरानोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ दी राइबोज, डी राइबोज कह सकते हैं आप लोग। ग्लूकोज इसी तरह से जो है वो 6 कार्बन रिंग बनाता है, उसकी रिंग को हम लोग कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। अब 6 कार्बन रिंग ये जो आपको दिखाई है 6 कार्बन वाली रिंग सी है, जिसमें से हर कार्बन पर एक कार्बन मौजूद होता है, मासवाए एक कार्बन पर जहाँ ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही है कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन को आपस में अटैच कर दिया जाता है, और जो आखिरी कार्बन आइटम है वो उस कार्बन के साथ, लास्ट कार्बन के साथ अटैच होता है CH2OH। तो यहाँ पर भी वही है, CHOH हर कार्बन के साथ अटैच है। जो 5वां कार्बन CH आता है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और दूसरा लास्ट कार्बन 6 कार्बन CH2OH के साथ उसकी अटैचमेंट होती है। ये स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोपाइरानोज, डी ग्लूकोज भी हम कहते हैं। ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का कंपाउंड है कि फ्री स्टेट में ये और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। फ्री स्टेट में इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फ्रूट्स, बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स। तकरीबन फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है फ्री स्टेट में, लेकिन ज़्यादातर मौजूद होता है ग्रेप्स, अंगूर, फिग्स, इंजीर और डेट्स, खजूरों में। आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन्स ग्लूकोज, हमारे भी ब्लड में ग्लूकोज मौजूद होती है, और नॉर्मल ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है 0.08%। 0.08% ग्लूकोज इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर ब्लड, और कंबाइंड फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। कंबाइंड फॉर्म में इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स, इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी डाइसैक्राइड्स, बहुत सारे डाइसैक्राइड्स में भी होता है, पॉलीसैक्राइड्स में भी पाया जाता है। मिसाल बोली जैसे कि स्टार्च है, इसमें भी ग्लूकोज होता है। सेलुलोज, ग्लूकोज के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल मिलके, ऐसे ही ग्लाइकोजन दैट विल यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं कि जब ये हाइड्रोलाइज होंगे तो काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में ये पाया जाता है। अब ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये ग्लूकोज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी और वेरी इजी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल में। सोर्स ऑफ एनर्जी के हवाले से तो बात की, तो ये ग्लूकोज में एनर्जी कहाँ से आ जाती है ये भी साथ बता दिया कि ग्लूकोज प्लांट्स में बनते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्ट करवाते हैं और ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट्स विच टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम एयर एंड वाटर फ्राम द सॉइल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर react in the presence of sunlight and chlorophyll. Glucose C6H12O6 and oxygen is also produced as byproduct. अब ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल बना है, इसकी बनने में एनर्जी इस्तेमाल हुई है। एनर्जी इज़ कंज्यूम इन दिस प्रोसेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी इस्तेमाल हुई है। एनर्जी कहाँ से आई है? सूरज ने फराहम की है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। दैट इज़ वाई द प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यही जो ग्लूकोज की तैयारी का प्रोसेस है, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कह देते हैं, इसलिए कि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब प्रेपरेशन। चूँकि प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज लाइट की मौजूदगी में हुई है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ नोटवर्दी, कहते हैं ये बड़ी नोट करने वाली बात है, दैट फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
7.6 किलो कैलोरीज सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड, कि 10 ग्राम ग्लूकोज के बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल की जाती है प्लांट से। और दिस एनर्जी स्टोर्ड इन दी ग्लूकोज मालिक्यूल एज केमिकल एनर्जी, ये एनर्जी ग्लूकोज के मालिक्यूल में केमिकल एनर्जी की शक्ल में मौजूद होती है। इट बिकम्स अवेलेबल इन ऑल ऑर्गेनिज्म व्हेन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी, यही वही एनर्जी होती है जब ये ग्लूकोज बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी फराहम करता है। वही एनर्जी जो उसने सनलाइट से हासिल की थी अब टूटने पर दोबारा खारिज करता है और उसे जानदार अपने ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज मालिक्यूल एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लार्ज मालिक्यूल, बड़े मालिक्यूल की तैयारी के लिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टार्च हो, सेलुलोज हो, सक्रोज हो। तो इनमें जो है ना वो बतौर यूनिट के काम करता है। और ह्यूमन ब्लड में भी इसकी एक नॉर्मल क्वांटिटी मौजूद होती है जो कि होना लाजमी है, चूँकि इंसान के ब्रेन सेल्स ग्लूकोज की गैर मौजूदगी में ज़िंदा नहीं रह सकते। और दूसरा ग्रुप है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सोलुबल इन वाटर। मतलब अगर मोनोसैकेराइड के साथ इसको कंपैरिजन करें, जायके में ये मीठे होते हैं लेकिन उनसे कम होते हैं, पानी में ये हल होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना आसानी के साथ मोनोसैकेराइड होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे प्रोड्यूस फ्राम 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, कि ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड बना सकते हैं। इसका मतलब है ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड के बने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऐसा ओलिगोसैकेराइड द वन ओलिगोसैकेराइड दैट यील्ड 2 मोनोसैकेराइड्स इज़ नोन एज डाइसैकेराइड, कि वो ओलिगोसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज होने पर 2 मोनोसैकेराइड बनाता है उसको हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। एंड दोज 3 आर कॉल्ड ट्राइसैकेराइड, और वो जो 3 मोनोसैकेराइड बनाए उनको फिर हम लोग ट्राइसैकेराइड कहते हैं। ऐसे 4 बनाएंगे तो टेट्रासैकेराइड। हाइड्रोलाइज होने पर ओलिगोसैकेराइड जो 5 मोनोसैकेराइड बनेगा उसे पेंटासैकेराइड्स, सैकेराइड्स एंड सो ऑन। तो कोवलेंट बॉन्ड ये असल में मोनोसैकेराइड मिलके आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से ये ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया है तो वो डाइसैकेराइड बन जाएगा। जब हाइड्रोलाइज होंगे तो 2 मोनोसैकेराइड बन जाएंगे वापस। कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, के 2 मोनोसैकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कि दोनों 2 मोनोसैकेराइड बिलफर्ज आपस में जुड़ रहे हैं तो दोनों के दरमियान क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मिसालें दी ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स और स्पेशली डाइसैकेराइड्स की मिसालें हैं। तो माल्टोज डाइसैकेराइड है जो 2 ग्लूकोज मालिक्यूल के मिलने से बना है। सुक्रोज ये डाइसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज मालिक्यूल के। सक्रोज आप लोग आम चीनी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड है। माल्टोज फ्रूट्स वगैरह में होता है, लैक्टोज दूध में मौजूद होता है। तो मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड सुक्रोज है और इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11, कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C12H22O11 सुक्रोज। ये डाइजेशन के दौरान डाइसैकेराइड्स को डाइजेशन के दौरान मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज में मोनोसैकेराइड में तब्दील करने के बाद वो ब्लड में शामिल होता है। बाज़ लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू भी आ जाता है। अब सक्रोज जो कि एक कॉमन डाइसैकेराइड की मिसाल कही, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया। वो कैसे बनता है, ये 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा फ्रक्टोज C6H12O6 है, लेकिन फ्रक्टोज कीटोज शुगर है और जो ग्लूकोज है वो एल्डो शुगर है। ये जो ग्लूकोज का ये 6 कॉर्नर रिंग होता है और जो
हमारे पास फ्रक्टोज है उसकी कार्नर जो है ना वो 5 कार्नर रिंग है। ये फ्रक्टोज का फार्मूला और ये ग्लूकोज का। अब ऐसा होता है कि फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 का OH ग्रुप और इधर से ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के नतीजे में वाटर का एक मॉलिक्यूल खारिज होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल खारिज होता है और उसके नतीजे में यहाँ कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का, इधर कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का आपस में ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं, COC बॉन्ड। ये जो COC बॉन्ड है इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी की मदद से ये दोनों मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ गए और ये मॉलिक्यूल बन जाता है सक्रोज का, C12H22O11। बाकी आप देख रहे होंगे कि कोई स्ट्रक्चरल फार्मूले में चेंज भी नहीं कि वैसे ऐसा छुटा दे। यहाँ से सिर्फ कार्बन नंबर 1 से OH ग्रुप और इधर के कार्बन नंबर 2 के OH ग्रुप ने आपस में रिएक्शन किया, वाटर H2O निकाला और एक ऑक्सीजन बच गई। उस ऑक्सीजन ने उन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में लिंक कर दिया। इस COC बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आप लोग पढ़ रहे थे ओलिगोसैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी टाइप होती है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स से मुतालिक इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।